आज का जो टॉपिक है हमारा घर्षण का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे घर्षण के लाभ, हानि और साथ ही साथ एक टॉपिक लोटनिक घर्षण है, रोलिंग फ्रिक्शन है। तो ये भी मतलब हालाँकि वैसे नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में दिया है तो इसलिए हम इसे इंक्लूड करे ले रहे हैं। तो पहले हम लोटनिक घर्षण ही देख लेते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या इसकी डेफिनिशन है, क्या इसका कारण है और कैसे आप इसे कम कर सकते हैं। तो डेफिनिशन लोटने की है, लोटना मतलब रोल करना। तो जब बॉडी जो है वो किसी चीज के ऊपर घिसटे नहीं, उसके ऊपर रोल करे, तो रोल करने की वजह से जो है वो जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको आप कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना? तो ये तो डेफिनेशन है, बुक से आराम से लिख सकते हैं आप। अब बात आती है ये रोलिंग फ्रिक्शन लगता क्यों है? तो लगता ये इसलिए है कि जब कोई बॉडी है किसी सरफेस के ऊपर लुढ़कती है तो वो एक्चुअली सरफेस को थोड़ा-सा पुश कर देती है। मतलब ये इन द सेंस इस तरह से ये पुश कर देगी, हल्का-सा दिखाई नहीं देता ये ज़्यादा, हल्का-सा देखिए ये इतना-इतना ये ऐसे ऐसे दबा देगी। तो बॉडी ने जो अपने आप ही जो सरफेस को थोड़ा-सा दबाया तो जो आगे ये उभार बन गया, इस उभार को पार करने में जो दिक्कत होती है, उसी से आपका रोलिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है ना? अब ये अगर सरफेस वगैरह और ये सब चीज़ें टफ बना दी जाएँ, या न दबा पाए उसको, तो फिर घर्षण और कम किया जा सकता है, लोटनिक घर्षण। हालाँकि कम दबा पाती हैं बॉडीज़, वैसे ही कम होता है लोटनिक घर्षण, लेकिन अगर इसे हम और कम कर सकते हैं, तो इसका मतलब कैसे है? हाउ टू मिनिमाइज़? तो कम कैसे करा जा सकता है? तो ये जो सरफेस है, इनको और ज़्यादा कठोर बना दें। देखिए स्टील का अगर ले लें आप, जैसे आपने देखा होगा बॉल बियरिंग होती है, जहाँ भी कहीं पे रोटेशन होता है, जैसे पहिए में हो रहा है या मशीन में हो रहा है, हर जगह आपने देखा होगा एक कांसेप्ट होता है बॉल बियरिंग का। तो बॉल बियरिंग जो है वो क्या कांसेप्ट है, वो इसी के ऊपर आधारित है। इसमें बेसिकली क्या होता है, सर्कल होता है, रिंग होती है, उसके अंदर दूसरी रिंग पड़ी होती है और इसके बीच में जो है वो बॉल्स पड़ी रहती हैं स्टील की। ये स्टील अंदर वाली चीज़ जब चलेगी तो ये बॉल्स जो है वो रोल करती हैं आपस में, और देखिए हार्ड सरफेस होने की वजह से पुश नहीं कर पाएँगी, तो इसका मतलब जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो आपका कम हो जाएगा और इस तरह से पहिया जो है वो सालों-साल, गाड़ी का पहिया जो है सालों-साल चलता रहता है, गोल-गोल घूमता रहता है और देखिए वो हमेशा उस तरह से कोई फ्रिक्शन में ज़्यादा लॉस नहीं होता है। ये यहाँ तक कि जो छोटे बच्चों के वो खिलौने आते हैं, बेबलेट कहते हैं क्या? जिसको कि हाथ से पकड़ लेते हैं और यूँ घुमाते हैं, तो उसमें भी जो है बॉल बियरिंग का कांसेप्ट लगता है। और वो बॉल बेयरिंग जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी तो उतना ही बेब्लेड के घूमने का जो है टाइमिंग बढ़ जाती है। फिजेट स्पिनर हाँ, जिसको बोलते हैं। तो उस केस में जो है वो ये सब चीज़ें जो हैं वो रोलिंग फ्रिक्शन पर ही बेस्ड हैं और इस तरह से इसको आप कम कर सकते हैं। तो डेफिनिशन, कारण और किस तरह से आप उसे कम कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने नोट कर ली। आप इनसे रिलेटेड अब थ्योरी जो है वो बुक से आराम से कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आते हैं हम घर्षण के लाभ और हानि पे। देखिए घर्षण के लाभ और हानि पे आते हैं। एक तरफ हम इसके एडवांटेज लिख देते हैं और एक तरफ इसके डिसएडवांटेज लिख देते हैं। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो आप डेली लाइफ़ में देख सकते हैं। उनके बारे में फिर आप खुद भी लिख सकते हैं। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। मैं अभी डिसएडवांटेज नहीं लिख रहा, मैं इनको पहले यहाँ डिस्कस कर लूँ, उसके बाद फिर मैं डिसएडवांटेज लिख दूँगा, तो फिर यहाँ पे ये इसको मिटा दूँगा मैं, तो यहाँ पे एडवांटेजेस डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं चलने में सहायक। देखिए आदमी जब चलता है आगे की तरफ तो जो ये आदमी जब देखिए चलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आप एक पैर आगे निकालेंगे, तभी चलने की शुरुआत होती है। तो जैसे ही आप एक पैर आगे निकालते हैं, आपका पिछला पैर जो है थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाता है और पिछला पैर पैर जो टेढ़ा हो जाता है, तो उससे फिर आप क्या करते हैं, रिएक्शन अप्लाई करते हैं और रिएक्शन अप्लाई करते हैं सरफेस पे, जिससे कि रिएक्शन मिलता है और उस रिएक्शन के फॉरवर्ड कंपोनेंट से जो है वो आप आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो आप उस केस में फिसल सकते हैं। बाकी डिटेल कांसेप्ट तो उसका अलग है, वो ख़ैर उसमें ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है सरफेस के बीच में, तो फिर आप एक्शन लगा ही नहीं पाएँगे। आप जैसे ही पैर में से धक्का मारेंगे सरफेस पे, आपका पैर फिसल जाएगा। तो फ्रिक्शन की वजह से ही आप एक्शन लगा पाएँगे, जिसके रिएक्शन की वजह से आप आगे बढ़ पाते हैं। आपने देखा होगा कहीं-कहीं पर क्या होता है, चिकनी सरफेस होती है, तो चिकनी सरफेस में घर्षण गुणांक कम हो जाता है। अगर चिकनी सरफेस है, तो उसमें घर्षण गुणांक कम होगा और रफ सरफेस है, तो घर्षण गुणांक बढ़ जाता है और घर्षण गुणांक ही डिसाइड करेगा कि आपका फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है, साथ ही साथ रिएक्शन भी डेवलप करता है।
तो देखा होगा आपने, अगर मान लीजिए सपोज चिकनी सरफेस है जहाँ पे म्यू कम है, तो म्यू कम होने के चक्कर में फिर आप वहाँ पे रिएक्शन बढ़ाते हो। रिएक्शन कैसे बढ़ाते हो? पैर को ज़्यादा दबाते हो, दबा-दबा के पैर चलोगे फिसलन वाली जगह पे, तो पैर ज़्यादा दबाने से क्या होगा? एक्शन ज़्यादा देंगे, जिससे रिएक्शन ज़्यादा बनेगा। रिएक्शन ज़्यादा बनने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा बनेगा और तब जाकर के आप उस सतह पर चल पाएँगे। और अगर मान लिया सपोज करिए म्यू बिल्कुल ही 0 कर दें हम, बिल्कुल ही चिकना, फिर तो आप चाहे जितना रिएक्शन लगाते रहो। जैसे मान लिया बर्फ वाली जगह होती है जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, बहुत मोटी परत, तो वहाँ पे टायर वगैरह गाड़ियों के फिसलने लगते हैं, ठीक है ना? उसमें क्या है, वो गोल-गोल घूम ही नहीं पाते हैं। वो ब्रेक लगाएँगी भी गाड़ियाँ, तब भी वो जो पीछे से जो मोशन जनरेट हो रखा है, तो पहिए तो उनके जाम हो जाएँगे, लेकिन वो पूरे के पूरे चारों पहिए जाम होकर के फिर वो आगे खिसकते रहेंगे। तो इसलिए बर्फ पे गाड़ी चलाना, देखा होगा आपने कि बर्फ जम जाती है तो यात्री वहीं फँस जाते हैं। फँसने का मतलब क्या है? बर्फ जमी है उसके ऊपर चला लो गाड़ी, लेकिन नहीं, दिक्कत यही है कि उसपे फिर ब्रेक वेक मारना सब वो हो जाएगा। ब्रेक मारते रहोगे आप, गाड़ी पता लगा रुक ही नहीं रही है, वो फिसलती-फिसलती चली जाएगी, इधर-उधर टकरा जाएगी। इसलिए चलने में जो सहायता है वो आपका फ्रिक्शन की वजह से ही मिलती है। वाहनों में ब्रेक, देखा होगा आपने साइकिल के पहिए या बाइक में, या देखा होगा आपने कि रिम होता है और रिम के पास एक बिल्कुल एक इस तरह से एक रबड़ जैसा लगता है, हालाँकि मेटालिक ही होता है, पत्थर जैसा या कुछ, तो वो ब्रेक शू जिसे कहते हैं। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो, ये ब्रेक शू टायर में एकदम से अंदर से रिम पे चिपक जाता है जाकर के और पहिए को जाम कर देता है। तो ये जो वाहनों में ब्रेक लग रहा है, वो आप समझ लीजिए कि ये ब्रेक शू की वजह से ही लग रहा है। ठीक है ना? अब इसमें डिस्क ब्रेक जो आया है वो अलग कांसेप्ट है। डिस्क ब्रेक में क्या है कि होल्स हैं और उन होल्स में एकदम से रॉड जो है फँस जाती है जाके, तो डिस्क ब्रेक एकदम से रोक देते हैं किसी चीज़ को। उसमें फिर ब्रेक शू अगर नहीं काम कर रहा है सही से या जो भी है, ब्रेक शू का लिमिट होती है, धीरे-धीरे काम करेगा, अगर बहुत जल्दी अप्लाई कर दिया तो घिसने लगते हैं। डिस्क ब्रेक में एकदम से गाड़ी को जाम कर दिया जाता है। तो नॉर्मल जो ब्रेक्स होते हैं, जो ब्रेक शू के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं, उनमें सब में फ्रिक्शन का कांसेप्ट लगता है। इसके बाद हम आते हैं कन्वेयर बेल्ट पे। देखिए कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्री में एक सामान इधर बन रहा है, फिर उसे एक बेल्ट चल रही है उधर और वो बेल्ट पे वो सामान रखा हुआ चला जा रहा है इधर से उधर। या फिर आपने देखा होगा कि मोशन को ट्रांसफर करने में भी कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए आपके पास देखा होगा जैसे गेहूँ पीसने के लिए जाते हैं आप चक्की पे, तो पता लगता है चक्की मशीन तो इधर है पीसने वाली आटा और मोटर उधर कहीं लगी है। वहाँ से जो रॉड घूम रही है उससे एक पट्टा निकल के आता है और इधर एक रॉड जो है उसके पट्टे उसके ऊपर चढ़ा रहता है। इस तरह से ये घूमते रहता है पट्टा और उधर वो रॉड घूमती है, उससे ये मशीन भी घूमने लगती है। तो ये मशीन जो है वो ये जो पट्टा है और ये इस रोलर के ऊपर जो घूम रहा है, तो ये चीज़ फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है कि पट्टा घूम रहा है और वो इस रॉड को घुमा दे रहा है। या उस रॉड के घूमने से पट्टा जो घूमने लगा, तो वो पट्टा और उस रॉड के फ्रिक्शन की वजह से ही है कि ये सब इस तरह से मोशन जनरेट हो पा रहे हैं। अगर वो पट्टा चिकना बना दें हम, तो उस केस में क्या है रॉड अंदर चलती रहेगी, लेकिन पट्टा ऊपर उसके फिसलता रहेगा, वो चलेगा नहीं उसके साथ। तो मोशन इस तरह से हम ट्रांसफर नहीं कर पाएँगे। गाड़ियों में भी आपने देखा होगा इंजन चलता है, इंजन से फिर अल्टरनेटर चलता है, अल्टरनेटर के चलने से फिर वो डायनामो वर्क करता है, डायनामो से फिर बिजली बनती है, बैटरी चार्ज होती है, तो इसके लिए भी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक टाइमिंग बेल्ट होती है गाड़ी में, वो भी समझ लीजिए बेल्ट का वो है। टाइमिंग बेल्ट में तो खैर धारियाँ-धारियाँ ग्रूव्स होते हैं, तो वो तो खैर अलग चीज़ भी हो गई, लेकिन बाकी जो बेल्ट्स होती हैं, एसी के लिए जो एक बेल्ट पड़ी होती है, ये सब फ्रिक्शन के कांसेप्ट पे काम कर रही हैं। नट बोल्ट देखिए, नट क्या होता है? ये इस तरह का जो ये होता है, ये नट कहते हैं इसे और इसके ऊपर जो ये चढ़ के टाइट कर दिया जाता है इसकी चूड़ियों में, ये बोल्ट होता है। तो आप देखिए नट बोल्ट में क्या है, आपने नट के ऊपर बोल्ट जब चढ़ा चढ़ा दिया तो ये देखिए इसको अगर आप थोड़ा बहुत हिलाएँगे तो ये निकलता नहीं है जल्दी, बिल्कुल टाइट हो जाता है जाकर के। जबकि आप देखिए आराम से उँगली से इसको घुमाना चाहो तो घूम भी सकता है, खुल भी सकता है। तो ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से नट बोल्ट जो है वहाँ पे है। कभी-कभी देखा होगा जब आपने बोल्ट ढीला होता है या कम फ्रिक्शन वाला पुराना हो जाता है, तो गाड़ी जैसे चले या कुछ हिले-डुले तो वो बोल्ट खट, खट, खट करके खुद ही धीरे-धीरे खुल-खुल के गिरने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बोल्ट और नट में फ्रिक्शन नहीं रह गया, चूड़ियाँ उसकी घिस गई हैं। कील ठोकने का भी कांसेप्ट देखिए, मान लीजिए सपोज़ करिए दीवार है, अब दीवार में आपने ये कील ठोक दी इतनी, तो इसमें कील को जब आपने ठोक दिया तो कील ने अपनी इतनी जगह बना ली है। अगर नियम ये कहता है कि अगर इसने इतनी जगह बनाई है तो उसमें आप उसको वापस भी खींच सकते हो। लेकिन नहीं, जब आप इसे वापस खींचना चाहोगे तो मुश्किल आएगी। मुश्किल क्यों आएगी?
कि जो यहाँ पे सीमेंट वगैरह लगा है, मसाला लगा है, वो मसाला और कील के बीच का फ्रिक्शन इस कील को बाहर आने से रोक देता है। इसी वजह से जब आपने देखा होगा कि बिल्डिंग बहुत पुरानी होती है या बहुत पुरानी कील ठुकी हुई हो, तो जब मसाला उसका थोड़ा ढीला-ढीला पड़ जाए, तो फिर कील जो है वो बाहर आराम से निकल आती है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर एक बार कील को ज़बरदस्ती आपने प्लास-वास से खींच के बाहर निकाल भी लिया और फिर दोबारा उसमें अटकाने की कोशिश करो तो फिर नहीं अटकेगी, क्योंकि उसका उसके साथ जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाता है। दोबारा करने पर फिर वहाँ पे मसाला आ जाता है, जो कि मसाला जो है वो एक स्टेबल क्वांटिटी नहीं है, वो मूव कर सकता है, इसलिए फ्रिक्शन उतना जनरेट नहीं हो पाता, तो कील को फिर दोबारा किसी अलग जगह पे ठोकना पड़ता है फिर। तो इस वजह से कील ठोकने का भी कंसेप्ट फ्रिक्शन पर आधारित है। कागज पर लिखना, कागज पे लिखने के लिए देखिए आप पेन का जो इस्तेमाल करते हैं पूरी की तरह पूरी तरह वो आपका फ्रिक्शन पे बेस्ड है। जैसे अगर हम बॉल पॉइंट पेन की बात करें, तो बॉल पॉइंट पेन में क्या होता है कि आगे जो उसकी निब होती है, जो उसका पॉइंट होता है उसमें यहाँ पे बॉल पड़ी रहती है, ये बॉल पड़ी रहती है। पीछे इसके इंक भरी रहती है, ये इंक भरी है। अब होता क्या है जब हम किसी कागज पे चलाते हैं इसे, ये मान लिया सपोज करिए ये कागज हो गया। अगर मान लिया सपोज करिए कागज हो गया और उसके ऊपर हम ये पेन चलाते हैं तो ये बॉल एक्चुअली इसके ऊपर रोटेट करती है, रोल करती है। अभी हम लोटनिक घर्षण पढ़ रहे थे ना, तो इस वजह से क्या होता है कि ये पीछे से इंक को लाती है और कागज पे छोड़ती चली जाती है। तो इस तरह से अगर मैंने मान लिया सपोज इसे यहाँ से यहाँ तक चलाया तो इतनी बार ये बॉल कई बार रोल कर जाती है और पीछे से इंक ला करके कागज पे लगाती रहती है। तो ये कागज और बॉल के बीच का फ्रिक्शन है जिसकी वजह से ये बॉल रोटेट कर पा रही है। अगर आप इस कागज पे मोम लगा दें और उसके बाद या तेल लगा दें सिंपली और आप पेन चलाएंगे, नहीं चलेगा पेन, क्योंकि इनके इनके बीच का फ्रिक्शन जो है कागज और बॉल के बीच का फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा और इस वजह से वो फिसलना स्टार्ट कर देगी, रोल नहीं करेगी। तो जब रोल नहीं करेगी तो वो पीछे से इंक कैसे लाएगी? पीछे से इंक ला नहीं पाती है और इस वजह से वो आपका केवल एक निशान पड़ेगा और इंक नहीं आएगी वहां पे। कहने का मतलब है कागज पर लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद देखिए नोट गिनना। नोट भी देखिए हमारी उँगलियों में क्या होता है कि धारियाँ बनी हैं, हाथ में धारियाँ बनी हैं। ये सब धारियाँ क्यों बनी हैं? ये सब धारियाँ किसी चीज़ को पकड़ने के लिए बनी हैं। किसी चीज़ को हम होल्ड कर पाएँ उसके लिए बनी हैं। तो अगर कागज नोट गिन रहे हैं आप, नोट पे गिन रहे हैं और आप ऐसे इसको ऐसे-ऐसे करते हैं और नोट खिसकता चला जाता है, तो ये केवल नोट और आपके हाथों के बीच के फ्रिक्शन पर बेस्ड है, जिसकी वजह से नोट आपके इशारे पे इस तरह चला जा रहा है। नहीं तो फिर एक-एक नोट को आपको उठा-उठा करके ऐसे रखना पड़ता। तो आप इस तरह से खट-खट गिनते चले जा रहे हैं, तो ये केवल फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। किसी वस्तु को पकड़ना, जैसे मान लिया सपोज़ करिए मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैंने इस मार्कर को मान लिया सपोज़ ऐसे पकड़ा है, तो ऐसे तो पकड़ने पे समझ में आता है कि इसके वेट को मैंने बैलेंस कर दिया रिएक्शन एक्शन के फ़ोर्स से, ये न्यूटन के 3rd लॉ से रुक गया मेरे हाथ में। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को ऐसे पकड़े हुए हूँ, तो ऐसे पकड़ने पे देखिए कौन-सा सिद्धांत काम कर रहा है। इसका वेट तो नीचे लग रहा है, अब उसका रिएक्शन एक्शन ये दे ही नहीं पा रहा, रिएक्शन कहाँ से लगेगा? क्योंकि ये हवा में है। अब इसको रोका कैसे है मैंने? इस उन उँगलियों से रोका है ना? तो इस सिचुएशन को ज़रा समझिए, ये पेन है और मैंने हाथों से इसको रोक रखा है। तो एक्चुअली इसका वेट इसको नीचे खींचना चाह रहा है और इस वजह से इसके ऊपर की डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन लग रहा है। मेरे हाथ, उँगलियों और इसकी सतह के बीच में, दोनों तरफ से ये फ्रिक्शन लग रहा है और इस फ्रिक्शन की वैल्यू F इक्वल टू म्यू आर होगी। आर कौन-सा है? जो एक्शन जितने फ़ोर्स से मैंने दबाया है उससे तो रिएक्शन मिलेगा और म्यू जो है वो उँगलियों और पेन के बीच का घर्षण गुणांक है। अब या तो मेरे हाथ में तेल लगा हो और ये बहुत चिकनी मार्कर हो, तो उस केस में क्या है मैं म्यू बहुत कम हो जाएगा और उस केस में जो है ये फिसलने के चांस हो जाएँगे, मैं इसको पकड़ नहीं पाऊँगा। कभी-कभी पकड़ी हुई चीज़ें भी फिसल जाती हैं चिकनेपन की वजह से, तो उस केस में वो चीज़ें हम होल्ड नहीं कर पाते, गिर जाती हैं पकड़े हुए भी, फिसल जाती हैं। तो वही है कि म्यू उनके बीच में कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें आर बढ़ा देना चाहिए। आर कैसे बढ़ाएँगे? एक्शन ज़्यादा। हम इसको जैसे फिसलने लगे तो हम ज़्यादा तेज़ी से इसको दबाने लगते हैं। ज़्यादा तेज़ी से पकड़ने पर जो है फिर वो चीज़ नहीं फिसलती है उस टाइम पे। तो ये चीज़ एक्चुअली हम इतना हैबिट में आ चुके हैं इन चीज़ों की कि हमें पता ही नहीं लग पाता है कि हमने कब वो काम कर दिया। अगर कोई भारी चीज़ होगी या चिकनी चीज़ होगी हम खुद ही उसको तेज़ पकड़ लेंगे। यानी कि रिएक्शन बढ़ा देंगे ताकि फ्रिक्शन फिर से बढ़ जाए। और अगर रफ है सरफेस, जैसे ये मान लिया सपोज़ करिए मेरे पास ये पेंसिल बॉक्स है, रफ सरफेस है, तो इसको हम बड़े आराम से भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़े हों, बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। और चिकनी चीज़ होगी तो फिर उस केस में दिक्कत आएगी फिर आपको। या भारी चीज़ हो जाएगी,
भारी चीज में फिर ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए उसको रोकने के लिए, तो भी प्रॉब्लम आएगी आपको। आपको पता होना चाहिए एक सूट भी ऐसा होता है कि उस सूट के उसके वो उसकी सरफेस ऐसी होती है कि गेम होता है शायद ऐसा कोई, और जिस दीवार पे वो दूसरा उसका उल्टा सरफेस भी लगा दिया जाता है, तो जब आदमी को उस पे इस तरह से मान लिया सपोज अपनी जैकेट के बेस पे कूद के वो उसके ऊपर चिपक जाता है जाकर के, मतलब उनके फ्रिक्शन और बैलेंस, उनके वेट को उसका फ्रिक्शन बैलेंस कर लेता है, जैसे वेलक्रो होता है उसी तरह से वो काम करता है। तो इस तरह से हमारे ये फ्रिक्शन के एडवांटेजेस थे। कई सारे एडवांटेजेस और हैं, कई बुक्स में मिल जाएंगे, कई और तरह के भी मिल जाएंगे। तो पूरा डेली लाइफ जो है वो फ्रिक्शन से भरी पड़ी है, इधर उधर जो भी आप देखते हैं वो सब चीजें जो है वो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये फ्रिक्शन लगा रहता है। डिसएडवांटेजेस देखिए हम लिख लेते हैं पहले। देखिए फ्रिक्शन के नुकसान क्या हैं। ऊष्मा उत्पन्न होना, देखा होगा आपने, गाड़ी जैसे होती है, गाड़ी में इंजन है, इंजन के अंदर मान लिया सपोज करिए ये सिलेंडर्स हैं, और इन सिलेंडर्स में पिस्टन है, ठीक है ना, और ये पिस्टन लगातार लगातार गाड़ी चल रही है, ऊपर नीचे करते रहते हैं, और इस वजह से इनकी जो ये सतह है इसके बीच में जो है वो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि अगर आप उस हीट को निकालने का इंतज़ाम न करें तो उस केस में ये इंजन सीज हो जाएगा, ये सब सरफेस बेकार हो जाएंगी एकदम से। कभी आपने सुना होगा गाड़ी हीट कर गई और गैसकेट उड़ गई या इंजन सीज हो गया। इंजन सीज होने का यही मतलब है, फिर उसमें ये रिंग पिस्टन सब सिलेंडर सब नए पड़ते हैं, पूरा इंजन ही बेकार हो जाता है गाड़ी का। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके चारों तरफ जो है बाहर से एक कूलेंट टाइप का रन कराते हैं। कूलेंट जो है वो जाता है और उसकी हीट को लेकर के आता है और रेडिएटर में लाके देता है। रेडिएटर के चारों तरफ इसमें फैन लगा रहता है, वो फैन इसकी हीट को निकालता है, और फिर उसके बाद जो है ठंडा जो कूलेंट है फिर यह जाता है। लगातार ये काम चलता रहता है, यहाँ से हीट निकाल के और बाहर जो है दी जाती है, तब गाड़ी लगातार रन कर पाती है। तो आप सोच लीजिए ये जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इसको निकालने का भी इंतजाम करना पड़ता है। और ऊष्मा जो है वो देखिए अतिरिक्त ऊर्जा का व्यय, दूसरा पॉइंट भी इसी में छुपा हुआ है। आपने जितना तेल था, 1 लीटर तेल में मान लिया 20 किलोमीटर गाड़ी चल रही थी, लेकिन 1 लीटर तेल की पूरी ऊर्जा इसमें नहीं लग रही है, कुछ बहुत सारा पार्ट तो उसका हीट में वेस्ट हो जा रहा है। अगर ये सारा भी चलने में वेस्ट यूज कर लेते तो 20 किलोमीटर की बजाय हो सकता है गाड़ी हमारी 35-40 किलोमीटर चल जाती। और इसी की वजह से देखिए कल पुर्जों में घिसावट, जो ये पुर्जे हैं आपके इंजन जो है गाड़ी का, जैसे 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर चल गई गाड़ी तो उसके बाद ये पुर्जे घिसने लगते हैं। बाकी उसके पहिए हैं, उसके बाकी चीजें हैं, सब मेंटेनेंस इसका होता रहता है। कारखानों में भी जितने भी कल पुर्जे वगैरह होते हैं उन सब का मेंटेनेंस कुछ पर्टिकुलर उसके बाद सालों के बाद उन्हें बदलना पड़ता है। पूरा पूरा की पूरी गाड़ी जैसे पुरानी हो जाती है, फिर उसको गाड़ी को वो या तो मतलब एक स्टेज ऐसी आती है कि ओवरऑलिंग फिर नहीं हो सकती, फिर आपको वो रिप्लेस करके नया ही लेना पड़ता है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस जो हैं वो फ्रिक्शन के हैं। तो हमने देखा कि फ्रिक्शन के जो हैं वो कई सारे एडवांटेजेस भी हैं और कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी भी है हमारे लिए और नहीं भी, मतलब ज्यादा जो है होना भी नुकसानदायक है। तो इसीलिए एक लाइन बोली जाती है कि घर्षण जो है वो एक आवश्यक बुराई है, ठीक है ना। जरूरत तो है बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसी की वजह से कोई प्रॉब्लम भी होती है। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, ये स्टेटमेंट एक चलता है। कभी कभी पूछ देते हैं कि शो करिए, मतलब या फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, कैसे आप समझाएंगे इस चीज को, इसका मतलब क्या है। तो आप बताएंगे कि भाई देखो ये एडवांटेजेस भी हैं, ये डिसएडवांटेजेस भी हैं, और दोनों मतलब ये जरूरी भी है, नहीं भी जो मतलब उससे नुकसान भी है। तो अब हटा दो तो फिर ये चीजें हो नहीं पाएंगी, वो मशीनें चलना बंद कर देंगी। तो इसलिए हटा भी नहीं सकते बिल्कुल हम, और अगर उसको लें तो फिर उससे नुकसान भी है हमें थोड़ा। तो इस वजह से ये एक ऐसी बुराई है जिसे हटाया नहीं जा सकता, ये हमारे लिए जरूरी भी है और हमारे लिए नुकसानदायक भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये घर्षण का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। धन्यवाद।